हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि काफी ज्यादा यहाँ पर हो रहा है बाजार में ऑफ द मार्केट ऑन द मार्केट मोतीसर ज्वेलर्स आईपीओ चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि एक तो उसका इतना ज्यादा जीएमपी और उस आईपीओ के रिगार्डिंग इतने सारे पॉइंट्स फैलाए जा रहे हैं। क्या है उनकी सच्चाई और क्या हमें करना चाहिए, हमारा वहां पर क्या माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि मैं वहां पर उन पॉइंट्स का क्या लेना देना है उसकी जगह हटके कि हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर वहां पर क्या चीज करनी चाहिए, क्या हमारा स्टेप होना चाहिए, उस पॉइंट पर मैं ज्यादा ध्यान देने वाला हूँ ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो सके। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली एक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, जहां पर एसजे लॉजिस्टिक एसएमई आईपीओ होने वाला है, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटजी उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और कैसी रहेगी कल की मार्केट वहां पर उसे भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले दो आईपीओ की बात कर लेते हैं जिनकी आज के दिन होने वाली है अलॉटमेंट, यानी कि डोम्स आईपीओ और शेल्टर इंडिया फाइनेंस का। तो जहां पर इनका अलॉटमेंट लिंक देखो कब आएगा, जब मर्जी आए, रात को 11 बजे आना है, 10 बजे आना है, 8 बजे आना है या सुबह आना है, जब मर्जी आए। टेंशन ना लो भाई, जिसको मिलना है उसको मिल ही जाएगा। और आप लोगों को सुबह तक पता लग जाएगा ना कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। बट जैसे भी आता है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट थिंग कि शेल्टर फाइनेंस का जो आईपीओ होने वाला है वो हमें मिलेगा के फिनटेक की वेबसाइट पर। जैसे ही आप के फिनटेक की वेबसाइट खोलोगे वहां पर आपको 5 लिंक मिल जाएंगे, किसी में भी चले जाना, जब भी डलेगा पांचों लिंक्स में डल जाएगा। और सेकंड जो हमारा डोम्स का आईपीओ होने वाला है वो मिलेगा हमें लिंक्डइन टाइप की साइट पर। और आपको लिंक्डइन टाइप पर जाकर जहां पर आपको शो हो जाएगा, सिंपली अपना पैन कार्ड नंबर भरो, सर्च करो, आपको अपना स्टेटस पता लग जाएगा। मैं डायरेक्टली लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो उस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। बट अगर हम बात करते हैं हमारे एसएमई आईपीओ की जिसकी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग, यानी कि एसजे लॉजिस्टिक की, तो वहां पर मुझे पर्सनली ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो इसमें मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी, जैसा कि हर एसएमई आईपीओ में रहती है कि जैसे वो एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है मैं इमीडिएटली बुक कर जाता हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता उसके बाद वो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है, क्योंकि हमें वहां पर जल्दी सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अब अपर सर्किट लग गया फिर तो हमें मजे आते हैं, जैसे कि आज प्रेस्टोनिक एसएमई आईपीओ में लगा है। और वहां पर अब डेली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है जब तक वो सर्किट नहीं टूटेगा या रिवर्सल लेगा। बट अगर बाय चांस ऐसे ही सिनेरियो में कभी भी किसी आईपीओ में लोअर सर्किट लग जाता है तो वहां पर भी सेम सिनेरियो हो जाता है बट उल्टा, और वहां पर हमारा प्रॉफिट कम होता रहता है। तो बस इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए जब मेरा मोटो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन था, तो मुझे उसके बाद नहीं फर्क पड़ना चाहिए। ऑलरेडी हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, फिर जहां मर्जी जाए हमें नहीं फर्क पड़ता, स्पेशली मुझे तो नहीं फर्क पड़ता। मैंने जो लेना था वो मुझे मिल चुका है। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम बिल्कुल नीचे से लेकर बिल्कुल ऊपर जाकर बेच पाए। दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी कंडीशन। ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मेरा हमेशा एक ही माइंडसेट रहता है, एसएमई आईपी को इमीडिएट बुक करना और बात खलास। तो यही स्ट्रेटेजी मेरी इसमें भी रहने वाली थी, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर भी हमें अपर सर्किट देखने को मिल जाए बट हम उसका कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। वो पूरा का पूरा पता है सिर्फ और सिर्फ मार्केट को कि कौन सा सर्किट उसमें लगने वाला है। एनीवे जिन भी लोगों को ये भी आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को कांग्रेट्स, और एक अच्छी सी पार्टी अपने घर वालों को जरूर दे दीजिएगा। और बाय द वे कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं मेन चीज पर, मोतीसन ज्वेलर्स का। तो जहां पर ना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है कि काफी ज्यादा रूमर्स फैले हुए हैं। अब जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट रूमर्स मुझे सुनने को मिले कि इनके प्रमोटर्स को 3 साल के लिए स्टॉक मार्केट में बैन किया हुआ है। भाई साहब वो बहुत पुरानी बात थी, 2018 में वो बैन हट चुका था। अब उस बात को आज के टाइम पे यूज करने का क्या मोटो है। तो ऐसे कुछ रूमर्स हैं जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है बट कुछ बिना फालतू के। एक जगह पर लगा हुआ था कि आईपीएल में जो सट्टेबाजी होती है वहां पर भी इनके प्रमोटर्स का कुछ ना कुछ काला धंधा चल रहा था, ऐसा कुछ सुनने में आया और जिस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। तो वहां पर भी इनको क्लीन चिट मिल चुकी थी, और वो भी 2013-14 की बातें हैं। मतलब कि इतनी पुरानी बातें आज के टाइम पे मार्केट में फैलाना क्यों, आखिर का मुझे समझ नहीं आता।
एक बात हम सिंपल सी सोचते हैं, देखो मैं यहाँ पर ना तो मोतीसर ज्वेलर्स की साइड लेकर बात कर रहा हूँ, ना ही मैं उसके खिलाफ जाकर बात कर रहा हूँ। मैं एक आप लोगों की तरह एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, तो मेरी वहां पर क्या पर्सनल स्टडी कहती है और वहां पर मुझे कैसे इन चीजों को देखना चाहिए। सिंपल सा एक लॉजिक लेके चलो। हमारी स्टॉक मार्केट में एक इम्पोर्टेंट चीज है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, यानी कि सेबी। जब सेबी को क्या इन बातों का मालूम नहीं है, जहाँ पर सेबी की तरफ से भी इनके से कुछ प्रूफ्स वगैरह मांगे गए हैं, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, वो भी एक मैटर चल रहा है बाय द वे। बट क्या सेबी को इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं है, या फिर सेबी जानबूझकर जी आईपीओ ला रही है ताकि हम रिटेलर्स को फंसाया जा सके। एक बात याद रखना, जो हमारी सेबी का सबसे पहला काम है ना, स्टॉक मार्केट में कुछ हो या ना हो, कोई मर्जी जितना मर्जी कपला कर ले, जो मर्जी जितना मर्जी घोटाला कर ले, लेकिन सेबी एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर के लिए आकर खड़ी होती है, ताकि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के साथ कोई ऐसा धोखा ना हो। देखो, अगर हम बात करते हैं, अगर कोई सिनेरियो ऐसे बनता है तो वहां पर ऐसे रूल्स और रेगुलेशन लाए जाते हैं जिससे रिटेल इन्वेस्टर के साथ जो धोखे होने वाले सिनेरियो होते हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ इसमें होने की संभावना होती तो क्या सेबी इसका आईपीओ लाने की मंजूरी दे देती, तो वहां पर इस कंपनी का आईपीओ आना ही नहीं था। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट पर भरोसा है तो आपको सेबी पर भरोसा करना पड़ेगा इनडायरेक्टली। और सेबी हमेशा सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर के लिए जाती है, उसके इंटरेस्ट के लिए जाती है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और रही दूसरी बात, चलो हमें तो डाउट है, हमें रिटेल इन्वेस्टर है, अरे तो क्या हुआ, एक आईपीओ छोड़ दो ना। अगर हमें दिक्कत है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ो, मैं तो इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूँ, ये मेरा इसमें पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन है, क्योंकि जहां पर मुझे भरोसा है सेबी पर। और उसी के साथ साथ अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होना भी होता, बट अगर हम कंफ्यूज है, क्योंकि हमारे पास एक चीज हमेशा रहती है कि अगर हम दिल से शांति नहीं मिल रही है, या हम डर रहे हैं किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए, जहाँ हमें उसके बाद क्या होगा कहीं हमारे साथ उल्टा ना हो जाए, तो उस चीज को अवॉइड करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट आ जाती है हमारी सेहत। और अगर हमारी सेहत सही रहेगी तो हम बाकी सारे काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर हम काम कर सकते हैं उन आईपीओ में। बट इन र्यूमर्स के चक्कर में किसी भी चीज को अवॉइड करना मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। बट चलो, ये भी बात हो चुकी है, थर्ड पॉइंट को लेके चलते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका जीएमपी। अरे इसका जीएमपी कितना चल रहा है, आज के टाइम पे 220% के ऊपर के जीएमपी को हमें देखने को मिल चुका है। यार एक बात सोचो, चलो हमने अप्लाई कर दिया, हमें लोट मिल भी गया, हमारी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है, बाय द वे मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है आपकी हो। तो चलो क्या हो जाएगा, 55 रुपीज का शेयर प्राइस है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि कोस्ट टू कोस्ट पे खुल जाए, तो क्या होगा, हमारा पैसा मर तो नहीं रहा है ना। और अगर इसका इतना ज्यादा जीएमपी है तो क्या ग्रे मार्केट में जो बड़े बड़े दलाल बैठे हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स बैठे हैं, तो क्या उनको इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं है। और वहां पर तो इस तरीके से सौदा होता है कि आपको एप्लीकेशन मिले या ना मिले, हम आपको इतने रुपए देने वाले हैं कि आप ये लोट हमें बेच दो। या फिर एक दूसरा भी वहां पर सिनेरियो होता है कि अगर आपको ये लोट मिल जाता है, हम आपसे पहले ही सौदा कर लेंगे, हम आपको इतने रुपए दे देंगे, वो लोट हमारा हुआ, उसके बाद वो जहां मर्जी खुले, उसके ऊपर खुलेगा तो वो हमारा प्रॉफिट, अगर नीचे खुला तो वो हमारा लॉस, आपको उतना पैसा मिल चुका है। और ऐसे टाइम पे जब ऑलरेडी इसका इतना ज्यादा वहां पर सिनेरियो चल रहा है, तो क्या उन ब्रोकर्स का दिमाग तो नहीं खराब होगा कि वो बिना फालतू में इतना ज्यादा वहां पर सौदा करने की बात सोचेंगे। बट मेन पॉइंट आ जाता है फोर्थ, जो इस आईपीओ के बारे में इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर। जब हम कहते हैं कि अगर कंपनी के प्रमोटर्स के साथ कुछ भी ऐसा होता है आने वाले टाइम में, क्योंकि एक दो सिनेरियो वहां पर ऐसे भी हैं जो सीरियसली इशू वाले हैं, कि वहां पर अगर ऐसा कुछ उनके खिलाफ होता है तो वहां पर कंपनी की बदनामी हो सकती है और वहां पर शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन क्या वो अभी आ जाएगा? हम जब भी किसी भी आईपीओ को अप्लाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनली मोटो लिस्टिंग गेन होता है। मैं कभी भी किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म में नहीं जाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं एक दो दिनों तक ट्रेल कर लेता हूँ और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जब मेरा मोटो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का है, मुझे बस पैसा लगाया, थर्ड डे पर लगाया, फोर्थ डे पर अलॉटमेंट हुई, फिफ्थ डे पर कुछ नहीं हुआ, सिक्स डे पर मैं निकल चुका हूँ। क्या एक हफ्ते में ऐसा कुछ हो जाएगा?
मुझे तो नहीं लगता कि एक हफ्ते में यहाँ पर कोई भी फैसला आ जाएगा। तो ऐसे में जब हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का है, तब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब हम वहां पर बेझिझक होकर इस आईपीओ को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अप्लाई कर सकते हैं कि अगर वो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो में फेवर में आता है, कि जहां पर हमें बस इन रूमर्स को अवॉइड करना है, वो बस अगर हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर हमें डाउट होता है, फिर आपको अपनी सेहत का ध्यान पहले रखना है कि हमारा बिना फालतू में जितने दिन तक हमारा पैसा ब्लॉक रहेगा, हमारा बीपी हाई होता रहे, हमारा सिर दर्द होता रहे, हम बिना फालतू में बात ना करें और जब भी बात करें र्यूडली बात करें या फिर हम अपने घर वालों से लड़ते रहे, तो ऐसा सिनेरियो नहीं करना है। इससे अच्छा आप वहां पर इस आईपी को अवॉइड कर दो। बट आई होप कि आप लोग मेरा सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियरली समझ चुके होंगे। मैं इस आईपीओ को इन रूमर्स के चक्कर में अवॉइड नहीं करने वाला हूँ और इस आईपीओ को मैं इजीली अप्लाई करने वाला हूँ एचएनआई कैटेगरी में। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और जब आपको क्वालिफाइड और एचएनआई की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स सेकंड डे के बाद यानी कि थर्ड डे पर देखने को मिल जाएगा, तब आपके सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। तब आपके जो जितने भी ये रूमर्स वगैरह चल रहे हैं, जो भी ये रूमर्स वगैरह फैला रहे हैं, उन सब की खटिया खड़ी हो जाएगी। बट बाय द वे इन पॉइंट्स को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम सबसे ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि हमारी एक मेहनत की कमाई लगती है और हम नहीं चाहते कि हमारे उस पैसे को दिक्कत हो। तो इसलिए मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स कवर किए हैं कि क्या केसेस चले वो डिस्कस ना करके यहाँ पर यही डिस्कस किया कि एज ए रिटेलर हमें क्या सोचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय द वे अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी कल के दिन बात हुई थी कि 21,500 के ऊपर ही हमें नई एंट्री देखने को मिलेगी, वो लेवल क्रॉस नहीं हुआ और यही हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था। और वहीं से मार्केट में हल्का फुल्का रिवर्सल आया, बट एक छोटी सी रेंज में फंसी रही है मार्केट, जहां पर आज के दिन पूरा का पूरा प्रीमियम ईटिंग दे रहा है। और आपको कहा भी था कि आईपीओ का सीजन शुरू हो चुका है। अगर मार्केट ऐसे टाइप पे इंडेक्स वाइज कोई मूव नहीं भी देती है तो हमें घबराना नहीं है और हमें आईपीओ की जर्नी को आराम से एंजॉय करना है। और उसी के साथ साथ अगर हम कल के लिए भी मार्केट की बात करते हैं, तो 21,500 ही हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। और इमीडिएट अगर ये लेवल टूटता है 21,360 के पास का, तो वहां से हमें इमीडिएट 21,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं स्पेकुलेशन बेसिस पर, एक छोटे से 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। इमीडिएट सपोर्ट हमें जो मिलेगी 21,300 की हमें मिलने वाली है। बट कल के दिन होने वाली फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पर जब भी कोई भी हीरो जीरो ट्रेड अगर वहां पर सेटअप बैठता है या बैंक निफ्टी में कोई भी इंपॉर्टेंट सेटअप बैठता है, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस की गई है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई है, जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।